सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग शुरू करेंगे अपने साइंस सैंपल पेपर का सेकंड पार्ट। ठीक है, आपको पता है मैंने एक सैंपल पेपर की सीरीज स्टार्ट की है साइंस के सैंपल पेपर की, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सैंपल पेपर सीरीज ऑफ साइंस। तो चलिए, सेक्शन बी यहाँ पर बचा हुआ था और सेक्शन बी के ही पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन? लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी बच्चे को सिर्फ फ्यूजन का मतलब पता हो और न्यूक्लियस का मतलब पता हो तो कुछ कुछ तो वो गेस कर लेगा ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता होगा। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्यूज हो रहा है, यानी कि दो चीजें होंगी जो आपस में फ्यूज होंगी और फ्यूज होकर कुछ नया बना रही होंगी, क्योंकि रिएक्शन में यही होता है कि कुछ नया बनता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन देख सकते हो कि द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियाई ऑफ टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई एटम्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस along with the release of large energy is called nuclear fusion। तो छोटे छोटे एटम्स लेंगे, जनरली हम लोग ड्यूटीरियम या ट्राइटियम लिया करते हैं और इन ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को आपस में हम लोग एक हाई एनर्जी इनको प्रोवाइड करते हैं ताकि ये दोनों फ्यूज हो जाएं। और जब ये फ्यूज होते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। वो एनर्जी कितनी होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस GIF एनिमेशन में आप देख सकते हो कि कैसे ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, जिसको 1s2 और 1s3 कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कुछ यहाँ पर हीलियम के यहाँ पर गैस निकलती है और आप समझते हो कि हीलियम गैस जो है वो कोई बहुत पॉइजनस गैस नहीं है। इसको इजीली डिस्पोज किया जा सकता है, एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा सकता है या किसी तरीके से आप इसको डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में अक्सर जो हम लोग इनर्ट गैसेस को यूज किया करते हैं, वहां पर हम इनको यूज किया जा सकते हैं, वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है एकदम। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन क्या है ऑलरेडी हमने आपको बता दिया है। दो हल्के हल्के न्यूक्लियस आपस में आके जुड़ेंगे, एटम बेसिकली यहाँ पर जुड़ेंगे और उनके जुड़ने से एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। कितनी एनर्जी निकलती है ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि जनरली जो 1 गीगावाट की अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी हो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, 1 गीगावाट की अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें निकालनी हो तो 10,000 टन्स ऑफ कोल बर्न करना पड़ता है 1 गीगावाट की। और अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ 1 किलोग्राम, आप समझो यहाँ पर सिर्फ 1 किलोग्राम ड्यूटीरियम और ट्राइटियम से ही हमें 1 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जिसके लिए हमें 10,000 टन का कोल यूज करना पड़ा था, कंज्यूम करना पड़ा था। ठीक है, तो बहुत इजी से ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप अच्छे से इन चीजों को समझ सकते हो, अपनी बुक से भी आप ये चीजें देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कुछ फायदे की बात की थी क्वेश्चन में, आप देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, बट यहां पर हम लोग एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। तो फायदे तो देखो इसके बहुत हैं हमारी कंट्री में भी, यानी कि इंडिया में, और बाहर की जो अदर कंट्रीज है वहां पर अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह है, अभी वजहों पे हम लोग आगे आएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के फायदे बहुत हैं और फायदे पता है तो यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ कमियां हैं। कमियों पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले फायदे देख लेते हैं। फायदा सबसे पहले तो ये है कि अभी हम लोगों की कंट्री में या अदर कंट्रीज में जिस तरीके के रिएक्टर लगे हैं वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग एक हैवी न्यूक्लियस को जिसमें हम लोग एक हैवी न्यूक्लियस को, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जिसको हम लोग छोटे छोटे न्यूक्लियस में तोड़ देते हैं। जनरली ये बड़ा न्यूक्लियस यूरेनियम का होता है और इस यूरेनियम को तोड़ने पर रेडिएशन रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होती है और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस यहाँ पर एटम मिल जाते हैं और इससे भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसको हम लोग हार्नेस कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इट इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में। अब समझना, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे
तो फ्यूजन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है ये 20 गुना ज्यादा 20x द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द फिशन ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ यूरेनियम। एक यूरेनियम से जितनी एनर्जी निकलेगी उससे 20 गुना ज्यादा एनर्जी, ठीक है, सेम अमाउंट हो, अब यूरेनियम का भी सेम अमाउंट लो, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम का भी आप सेम अमाउंट लो, और उससे जो एनर्जी निकलेगी न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में वो 20 गुना ज्यादा होगी यूरेनियम से। तो कितनी अच्छी बात है। और एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की है वो ये कि कोई भी इसमें न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता है, चाहे कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो या कोई बाहर की कंट्री हो, हर कंट्री जब न्यूक्लियर वेस्ट को, रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने की बात आती है तो सबके सर दर्द करने लग जाता है, क्योंकि इस वेस्ट को डिस्पोज करना जो है एक बड़ा पचड़े वाली चीज होती है, ठीक है, और खतरनाक भी होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव चीजें हैं। तो उन्हें डिस्पोज कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए? अगर आप अर्थ में इसको डालोगे तो ग्राउंड वाटर रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हवा में छोड़ दोगे इसको, आप हवा में छोड़ दोगे कहीं ऐसे कूड़े कचरे के जैसे, अगर इसको आपने छोड़ दिया तो आसपास के एनिमल और आसपास के जो ह्यूमंस हैं उनको ये कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं ये सॉइल के अंदर भी मिलता चला जाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी आगे चलकर कॉज करेगा, ठीक है। तो बहुत नुकसान है ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो निकलता है इसका, और इसको कैसे मैनेज किया जाए इसको लेकर हर सरकार जो है वो परेशान है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग फ्यूजन की। तो फ्यूजन रिएक्टर जो है वो काफी इजी होते हैं क्योंकि इसमें किसी तरीके का कोई चेन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन होते हैं उस और ऐसे रिएक्टर में काम करने तक से लोग जो है डरते हैं, क्योंकि जरा सा भी अगर कहीं चूक हो गई तो ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में चलने लग जाएगा और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा जिसमें बहुत कुछ तबाह हो सकता है, खत्म हो सकता है। क्योंकि जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं वो चेन रिएक्शन में चलते हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारा फ्यूजन रिएक्शन है, बढ़िया सा प्यारा सा फ्यूजन रिएक्शन, ये कोई भी चेन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता है। तो बहुत अच्छी चीज है। जब इतनी अच्छी है तो सर आप यूज क्यों नहीं करवा रहे हैं इसको? सबको बता दीजिए, सब लोग यूज करने लग जाए। भैया सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहली तो समस्या ये है कि हाइड्रोजन जो है उसकी टेंडेंसी रिएक्ट करने की होती नहीं है आपस में, तो ट्राइटियम और ड्यूटेरियम आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो रिएक्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी का मतलब मेरा ये है कि एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको शुरुआत में प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 100 मिलियन केल्विन। बहुत ध्यान से समझो इसको, 100 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर आपको लगाना, और मे बी इससे ज्यादा भी लगाना पड़ जाए, ठीक है। इतना ज्यादा टेम्परेचर आपको लगाना पड़ेगा, देन जाकर हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो केवल किक मारने के लिए गाड़ी में 100 मिलियन केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है अगर इतना कुछ किया जा रहा है तो ये चीज एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। बट एक बात मेरी याद रखना, हमारे फ्यूचर का, हमारा जो फ्यूचर की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन बड़ी आसानी से फुलफिल कर सकता है। देन डेफिनेटली जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो हमारे फ्यूचर में यूज होने वाला है। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस पर काम कर रही हैं, और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2050 तक हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी हार्नेस करने लग जाएंगे। तो बहुत हो गई भाई न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बातें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, कह रहा है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान देना, रिफ्रैक्शन बोल रहा है। और अगर स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 1.4 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और उसके बाद ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बता दो लॉज, बता दो हमें रिफ्रैक्शन के क्या लॉज होते हैं। यहाँ पर मैंने एक जीआईएफ एनिमेशन लगाया हुआ, आप देख पा रहे होंगे इस जीआईएफ एनिमेशन को, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ठीक है, ट्रैवल करती है तो ये अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है। आप देख रहे हो कि लाइट यहां से आ रही थी, और यहां से आने के बाद इस लाइट को चले जाना चाहिए था, सीधा यहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना जाकर ये रास्ते से अपने भटक गई और ये दूसरे रास्ते पर चली गई। इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, वो अच्छे से पता है ये बात, ठीक है। अब इसके लॉज हैं, बेसिक से लॉज हैं, देख लो भाई लॉज क्या है। तो पहला लॉ तो यही है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों सेम प्लेन पर होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर कोई डायग्रामेटिक इमेज नहीं लगाई है, रियल एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर मैंने जीआईएफ लगाया हुआ है कि आप साफ साफ यहाँ पर देख पाओ
कि जो इंसिडेंट रे है, आप यहाँ पर देख लो खुद ही कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सब एक ही प्लेन पर है, ठीक है, प्लेन से दूर नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो यही लॉ है, इसी चीज को लॉ बना दिया, कितना सिंपल है। दूसरा जो लॉ है वो ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, समझ में आ रही बात? एक सेकेंड, कह रहा है कि जो एंगल ऑफ ये जो यहां से एक एंगल बन रहा है और यहां से एक एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अब इसको जरा सा समझ लो, ये जो कांस्टेंट है इसका क्या मतलब है, इसको समझ लो। ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बहुत ध्यान से समझना। कहने का मतलब ये है कि ये मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है। अगर आप इंसिडेंट रे को पानी पे डालोगे और आप साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू निकालोगे, और पानी की जो डेंसिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट पानी की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही सिंपल सी चीज यहाँ पे सेकंड लॉ में कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो न्यूमेरिकल था एक बेसिक सा हम लोगों का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला यही है कि जो स्पीड ऑफ लाइट अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम भी हमको दिया हुआ था। डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 8 कट जाएगा, 3/1.4 कैलकुलेट कर लेना, 2.14 आंसर आ जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच स्फेरिकल मिरर इज यूज्ड एज द फॉलोइंग एंड व्हाई। अब शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, कौन सा स्फेरिकल मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स यूज होता है, कॉनकेव यूज होता है, यही चीज आपसे रियर व्यू मिरर के बारे में भी पूछ रहा है, यही चीज आपसे रिफ्लेक्टर्स इन सर्च लाइट्स के बारे में भी पूछ रहा है। तो सिंपल है, बस ये इमेज देखो, देखो इसको देखो, ये आपका शेविंग मिरर है, ठीक है। इसको देखकर क्या लग रहा है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? पहले तो ये देखो कि स्फेरिकल मिरर है कि नहीं। तो स्फेरिकल मिरर तो साफ साफ लग रहा है भैया कि ये स्फेरिकल मिरर तो डेफिनेटली है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये कर्व्ड सरफेस दिखा रहा है कि ये स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल में कौन सा स्फेरिकल है? तो रे डायग्राम को देखते हुए आप क्लियरली कह सकते हो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब सवाल उठता है कि कॉनकेव मिरर शेविंग मिरर के केस में क्यों यूज करते हैं? छोटा सा शीशा हम आपको दे दें, ठीक है, छोटे से शीशे में आपका पूरा चेहरा अगर दिखने लग जाए, अच्छी बात है कि नहीं बताओ? किसी को दिक्कत है इससे? छोटे से शीशे में, एक छोटे से शीशे में आपका पूरा चेहरा दिखने लग जाए। एक छोटा सा शीशा नॉर्मल सा अगर आप मिरर लोगे तो उसमें आपको आपका पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है छोटे से शीशे में, ठीक है। पास में ले आ रहे हो तो नाक ही दिख रही, नहीं तो आंख दिख रही है, नहीं तो मुंह दिख रहा है, लेकिन उतना ही छोटा शीशा हम आपको दें और उसमें पूरा चेहरा दिखने लग जाए, कितनी अच्छी बात होगी। बस यही रीजन है कि हम लोग शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। रे डायग्राम से क्लियरली आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि जब शेविंग मिरर के सामने यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने चेहरा आता है तो उसकी इमेज हमारी आंखों के ऊपर बड़ी वाली बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। अच्छी बात है कि नहीं बताओ? मैग्नीफाइड इमेज बन रही, कितनी अच्छी बात है। मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, बड़ा बड़ा चीजें दिख रही है, आराम से शेव कर लिया, छोटे से शीशे में अपना काम चल गया। बस यही है। तो शेविंग मिरर में हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है रेयर व्यू मिरर। अब देखो रेयर व्यू मिरर की बात क्या है कि रेयर व्यू मिरर में हम नहीं चाहते कि रेयर व्यू मिरर के सामने जो भी हो वो हमें बहुत बड़ा सा दिखे। हम चाहते हैं कि इस मिरर के सामने जो भी हमें ज्यादा चीजें ये कवर करे। रेयर व्यू मिरर पता है ना, रेयर व्यू मिरर जो गाड़ियों के पास, गाड़ियों के खिड़की के पास लगे होते हैं, बस में भी लगे होते हैं, ट्रक में भी लगे होते हैं, रेयर व्यू मिरर उनको कहते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर वो मिरर थोड़ा सा बड़ा है तो उभरा हुआ सा मिरर होता है, और अगर उभरा हुआ मिरर है तो कौन सा मिरर हुआ बताओ? कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की खासियत ये होती है कि ये आपका जो विजन है, जो फील्ड ऑफ विजन है उसको इंक्रीज कर देता है। डायग्राम में, रे डायग्राम को देखते हुए आप क्लियरली ये बात देख सकते हो कि जो आपका, ये देख रहे हो, जो फील्ड ऑफ व्यू है ये कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया सिर्फ एक रेयर व्यू मिरर के तौर पे एक कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने पर।
और यही तो हम चाहते भी ना कि भाई गाड़ी अगर हम चला रहे हैं तो शीशे में पीछे कौन कौन आ रहा है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, वो हमें दिख जाए, वो हमें नजर आ जाए, यही तो चाहिए। नॉर्मल सा मिरर लगाएंगे तो केवल साइकिल वाला ही दिखेगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल से मिरर के बजाय हमने कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, साइकिल वाले के बगल में बाइक वाला चल रहा है वो भी दिख रहा है, उसके बगल में एक तो दादी अम्मा उतर रही है, रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, वो भी हमें दिख रहा है साफ साफ। अच्छी चीज है ये, छोटे से मिरर में सब कुछ दिख रहा है। और इस केस में क्या था, इस केस में छोटे से मिरर में पूरा चेहरा दिख रहा है। इस केस में क्या है, छोटे से मिरर में बहुत कुछ दिख रहा है, सिर्फ चेहरा ही नहीं दिख रहा, बहुत कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था जहां हमने बताया था कि फोकस पे बल्ब रखेंगे, टॉर्च वाला वो क्वेश्चन था। फोकस में हम लोग बल्ब रखेंगे तो लाइट जब एक कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। साफ साफ यहाँ पर चीजें आपको दिख रही हैं डायग्राम के जरिए कि लाइट पैरेलल हो जा रही है। यहाँ पर जब यहाँ से बल्ब से लाइट निकल रही है, सर्च लाइट है, सर्च लाइट से लाइट निकल रही है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, तो जहां पर लाइट को हम लोग पॉइंट आउट करेंगे वही जगह इल्यूमिनेट हो जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी हिंदी में अगर बोले तो, ठीक है। अब कहानी है, कहानी आप पढ़ लो, बातें तो हमने समझा दी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन जो समझ में आया उसी भाषा में तो लिखना नहीं है, लिखना तो हमें थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में है। तो यही है, शेविंग मिरर हम लोग यूज करते हैं बिकॉज शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है। दिस इज बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड close to a concave mirror and erect and enlarged image of the object is formed। क्लियर है? आगे देख लो, एक और इमेज है, एक और आंसर है। रियर व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनती है, because this mirror forms an erect and diminished image of the object behind the vehicle giving a wide field of view। wide field of view मिलता है। It means the driver of a vehicle can see the traffic over large area behind his vehicle। क्लियर है? क्या चाहिए इसके अलावा बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके एग्जाम्पल बता दो। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। बता देंगे भाई, बिल्कुल बता देंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखो नाम से ही पता लग रहा है कुछ ना कुछ टूट रहा होगा, तो लो तोड़ दिया। कार्बोनिक एसिड था, तोड़ दिया उसको, थोड़ा सा हीट कर दो कार्बोनिक एसिड को, नहीं भी हीट करोगे तो भी इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कार्बोनिक एसिड। H2CO3 की बात कर रहे हैं भाई, H2CO3 की बात कर रहे हैं। कार्बोनिक एसिड वैसे भी अनस्टेबल एसिड होता है, टूट जाएगा और टूट के दे देगा आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, लो हो गया डिकम्पोज, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही है। इसके अलावा ये हमारे थैनोस महोदय थैनोस जो कि एवेंजर्स की लास्ट मूवी में जो आयरन मैन था उसके स्नैप करते ही वो भी डिकम्पोज हो गया था, गॉन, रिड्यूस टू एटम, ठीक है। तो वही चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ए बी है और वो टूटा और ए और बी में डिकम्पोज हो गया। तो थैनोस महोदय भी हमारे इसी तरीके से डिकम्पोज हो गए थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, देखो अगर आपको ये रेफरेंस जो हमने लगाया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये मूवी देखी होगी तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कॉन्सेप्ट समझो बस कि कुछ होगा और वो टूटेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, देख लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट का एग्जांपल ले सकते हैं। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे और हीट करने पर हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अच्छा एक और चीज यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें कि देखो होता क्या है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमें मिलता है, क्लियर है। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे लेड ऑक्साइड का येलो कलर ऑब्जर्व करोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व करोगे। ऑक्सीजन आपको दिखाई नहीं देगी, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, ध्यान देना मेरा, ठीक है। आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आपको ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगी वहां पर। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी अपनी कि हमें ये जो येलो कलर है लेड ऑक्साइड का वो नजर आता रह जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं और ये सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिकल करंट को लेते ही सोडियम में और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है,
इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या होती है। डेफिनेशन, so it is a very simple type of chemical reaction in which a single compound breaks down into two or more simpler substances under suitable condition। क्लियर है? ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हीट को एब्जॉर्ब करके होगा। जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हीट कर दो, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाएगी। यहाँ पे देखो लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है। अब लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट कर रहे हैं, आप देख सकते हो ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। जब हीट करेंगे ना तो ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाएगा तो येलो कलर का लेड ऑक्साइड भी देखने को मिलेगा, बट जैसे ही गर्म करेंगे ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलने लग जाएंगी और वही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर जो एनर्जी दी जा रही थी वो हीट के फॉर्म में दी जा रही थी, यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी जा रही है। क्लियर है? ठीक है। इमेज में आप देख लो, सेम रिएक्शन है, और ये चीज एक्चुअली हुआ करती है जब हम लोग NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो सोडियम बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज एटम goes towards the negative charge electrode which is cathode, and chlorine being a negatively charged atom it goes towards the पॉजिटिवली चार्ज एनोड। और क्लोरीन है, पॉजिटिवली चार्ज एनोड के पास जाएगी, वहां पर ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलने लग जाएगी। ठीक है। और रही बात सोडियम की, तो सोडियम तो मेटल है, तो ये जाकर वहां पर वो हो जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा, उस पर जाकर एक पतली सी लेयर बना लेगा व्हाइटिश कलर की इलेक्ट्रोड के ऊपर। सिंपल है, यही चीज होती है यहाँ पर। हाँ, हाफ रिएक्शन इसके आप देख सकते हो, कभी कभी हाफ रिएक्शन भी बोलता है कि हाफ रिएक्शन लिख कर दिखाइए, तो ये हाफ रिएक्शन भी आप देख सकते हो। क्लियर है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एनोड पर देखो क्या होता है। ठीक है, याद करने के लिए आपको बता देते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है? RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद करने का तरीका हो गया। रही बात एनोड की, एनोड की तो PaO से याद करके रखो, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। और रही बात कैथोड की, तो कैथोड को NCR से याद करके रखो, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। क्लियर है? और रिडक्शन जहां पे होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ऑक्सीडेशन जहां होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ये और पार्ट है उसी क्वेश्चन का। तो कह रहा है कि जब हम लोग एक ड्रॉप डालते हैं बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन की एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड में, तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। फिर कह रहा है कि एक बैलेंस रिएक्शन लिख के बता दो क्या हो रहा है इसमें, और कह रहा है कि अदर नेम बता दो। ये तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया, लेकिन क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कोई और नाम भी होता है, वो पूछ रहा है। और कह रहा है कि अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसी सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो जो प्रेसिपिटेट था वो गायब हो जाता है, तो कहाँ चला गया, ये आपसे पूछ रहा है। क्यों? वाई? ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। यही होता है, सिंपल सा। क्या हो रहा है समझ लो। सोडियम सल्फाइड है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। अब सोडियम क्लोराइड तो नमक है, घुल जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में चला जाएगा, एक्वस बन जाएगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो तो घुलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो सॉलिड फॉर्म में आपको व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट देता है। सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने बेरियम क्लोराइड से बेरियम को डिस्प्लेस किया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया। और दूसरी तरफ बेरियम क्या कर रहा है, बेरियम सोडियम सल्फाइड में से सोडियम को डिस्प्लेस करके सल्फाइड के साथ बॉन्ड बना लिया, बेरियम सल्फाइड बना दिया। तो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, अगले को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रही बात HCl डालने पर ये घुल के हो जाता है, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि HCl डालने पर बेरियम क्लोराइड बनता है और बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल हो जाता है, इसीलिए जो प्रेसिपिटेट है वो आपको गायब होता दिखता है। ठीक है, यही होता है रिएक्शन। आप देख लो, कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है। जैसे ही बेरियम सल्फाइड मिलाया जाता है सोडियम सल्फाइड के अंदर, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है और HCl मिलाने पर ये गायब हो जाता है। तो सेम यही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका ड्राइंग के ऊपर है।
इस पे भी हमें कुछ बात करनी है आपसे। कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है बाइसेक्सुअल फ्लावर का और लेबलिंग करनी है फॉलोइंग पार्ट को, यानी कि एंथर उस पे दिखाना है, कहाँ है, ओवरी दिखानी है, स्टिग्मा दिखाना है और स्टाइल दिखाना है। ठीक है, तो चलो स्टाइल दिखाते हैं अपनी यही है स्टाइल, फ्लावर की स्टाइल यही रहेगी। अब देख लो यहाँ पर फ्लावर है, ठीक है, और फ्लावर में सारे पार्ट्स भी हैं, एंथर, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। लेकिन ध्यान से समझना कि आपको इतना कलरफुल और इतना ज्यादा बेहतरीन सा डायग्राम आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपके अंदर जो है एमएफ हुसैन की आत्मा आ जाए और आप एकदम बढ़िया से कलाकारी चित्रकारी अगर करोगे तभी नंबर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बात समझ आ रही है? आपको एक बेसिक सा डायग्राम बनाना है बस, जो कि रिप्रेजेंट कर दे कि स्टिग्मा कैसी होती है और एंथर कैसा होता है, ओवरी कैसी होती है, स्टाइल कैसा होता है। बस ये समझ में आए, आपके डायग्राम से ये बात समझ में आए कि हाँ ये स्टिग्मा होगा, यही ओवरी होगी और यही स्टाइल होगी। ये चीज आपके डायग्राम से समझ में आनी चाहिए। जैसे ये डायग्राम आप देखो इस डायग्राम को। ठीक है, सिंपल सा बेसिक सा डायग्राम है, कोई बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं करी गई है, एमएफ हुसैन नहीं बन गए हैं यहाँ पर। ठीक है, बेसिक से डायग्राम बना दो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटने वाला है आपका। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि एंथर क्या हो सकता है, इसमें एंथर क्लियरली समझ में आ रहा है कि एंथर क्या होगा। ठीक है, फिलामेंट कहाँ है, सेपल, पेडिसल, रिसेप्टिकल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, सब क्लियरली समझ में आ रहा है। ठीक है, यही ऐसे ही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ एक बच्चा कैसे डायग्राम को ड्रॉ करे वो भी हमने लगा दिया कि ये आप रेफरेंस के लिए देख लो कि डायग्राम ऐसे ही बनाना है। कोई बहुत अच्छी कलाकारी आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, आपके डायग्राम में चीजें समझ में आती रहे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। उनको जिनकी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, नंबर मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, परेशान मत हो। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम हो गया, बाकी एकदम सिंपल सा डायग्राम है, कोई बहुत ज्यादा इसमें कलाकारी नहीं दिखाई गई है, सिंपल सा डायग्राम है, देख लो, प्रैक्टिस कर लो, हो गया बस, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लिस्ट अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर and a wire is stretched so that its length becomes 6/5 times of its original length, and if its original resistance is 25 ohm, find its new resistance and resistivity। ठीक है, तो पहले तो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा समझ लो। ये इमेज देखो, ठीक है, ये इमेज क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखो वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज तो चाहता है करंट फ्लो हो। ठीक है, वोल्टेज का तो काम ही है करंट का फ्लो कराना, तो वोल्टेज पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि करंट जो है वो फ्लो होए। ठीक है, और करंट भी देखो कोशिश कर रहा है आगे जाने की, लेकिन ओम देखो क्या कर रहे हैं, यानी कि ओम बोले तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है यहाँ पर, रोक रहा है करंट को फ्लो होने से, और यही तो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, और जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होता है, जितनी रुकावटें प्रोवाइड होती हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के दरमियान, वही तो होता है रेजिस्टेंस, और उसको ओम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस डेफिनेशन देख लो। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन। तो एक स्पेसिफिक डायमेंशन में रेजिस्टिविटी मैटर करती है। रेजिस्टिविटी के ऊपर बाकी कई सारी चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है रेजिस्टिविटी के ऊपर, वो है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस हालांकि कई सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे ये तो फॉर्मूला हो गया, दोनों के फॉर्मूले आप देख सकते हो, फॉर्मूले में कोई नई अलग से चीज नहीं आ गई है। रेजिस्टेंस रो ए एल यहाँ पे भी है, रो आर ए एल यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं आ गया है। ठीक है, बस लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आ गया है। इसको ओम पर मीटर से वो करते हैं, यूनिट में इसको डिस्क्राइब करते हैं। सिंबल की बात करें तो ये आर है, ये रो के फॉर्म में इसे शो करते हैं। डिपेंडेंस की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस आपका लेंथ, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, याद रखना इस चीज को। हाँ, इसके बाद क्या है कि आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वायर जो है उसे स्ट्रेच कर दिया गया है 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और अब उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर 25 ओम है तो नया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बता दो क्या होती है। ठीक है,
तो ये है आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। आप देख सकते हो कि ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल सा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और इतनी एक बात तो देखो क्लियर है कि अगर वायर की लेंथ को इंक्रीज किया जाएगा तो उसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस एनिमेशन को देखो, देखो यहां पर क्या हो रहा है। जब ये लड़का वायर को खींच रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। लेंथ जब बढ़ा दी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ के इक्वल हो सकता है। ये वायर जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, एरिया इंटू लेंथ के इक्वल हो सकता है, ठीक है। या हम लोग अगर चाहें सिर्फ एरिया निकालना तो ये जो L है ये यहाँ V के अपॉन में चला जाएगा, तो V अपॉन L हो जाएगा, विच इज हियर। तो एरिया जो है, एरिया के जगह पर, इस फॉर्मूले में एरिया के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, उसकी जगह एरिया की जगह पर हमने वैल्यूज अपनी पुट कर दी ये वाली, तो ये हमारा L स्क्वायर अपॉन V हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आप देखो अब इन्होंने क्या किया कि जो ओरिजिनल लेंथ थी दैट इज L, जो ओरिजिनल लेंथ थी L उसको 65 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो हमें L डैश मिलेगा, एक नई लेंथ मिलेगी ना, L डैश मिलेगी जो कि 6/5 है ऑफ ओरिजिनल लेंथ की, विच इज L। अब इस सारी चीजों को हम लोग फॉर्मूले में अपने पुट कर देंगे, ठीक है। L स्क्वायर अपॉन V वाला हमारा फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो, 6/5 को स्क्वायर कर दिया, R आपका 25 ओम। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, ये अलग से नहीं आया है, R आपको 25 ओम ऑलरेडी बोल रहा है, तो यही वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये लो पुट कर दिया, रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस आ गया 36 ओम। तो अब यहाँ पे समझो, बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। शुरुआत में जो ओरिजिनल लेंथ का रेजिस्टेंस था वो 25 ओम था, और जैसे ही तार को खींच दिया गया, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज कर दिया गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़कर 36 ओम हो गया। समझ में आ रही बात ना कि क्यों रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। भाई तार तो वही था, मटेरियल तो सेम था, बस उसकी लेंथ को इंक्रीज किया और उसका जो क्रॉस सेक्शन उसे डिक्रीज कर दिया, और इतने में हमारा जो एरिया है वो डिक्रीज हो गया। शुरुआत में तो 25 ओम था, ओरिजिनल लेंथ का रेजिस्टेंस 25 ओम था, लेकिन जो नई लेंथ आई उसका रेजिस्टेंस 36 ओम हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ओरिजिनल लेंथ वाले वायर का रेजिस्टिविटी और नई लेंथ वाले वायर की रेजिस्टिविटी सेम होगी। Resistivity is independent of its length and area of cross section, therefore इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो न्यू रेजिस्टिविटी विल बी सेम, नई जो रेजिस्टिविटी आएगी वो भी सेम ही होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का इन सब चीजों पे डिपेंडेंस होता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि कलेक्ट कर रहा था सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसने ऑब्जर्व किया, कुछ समय बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जो उसके सिल्वर कॉइन थे उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई, और जो ग्रीन कोटिंग आ गई उसके कॉपर के कॉइन्स पे। अब बोला जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, बताओ ये कौन सा फिनोमेना है, विच केमिकल फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कोटिंग्स, एंड राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन कोटिंग। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी बात है, एक बच्चा है, उसके पास दो अलग अलग तरह के कॉइन थे, सिल्वर के कॉइन्स थे और कॉपर के कॉइन्स थे। सिल्वर के कॉइन्स थे उसने ब्लैक कलर की कोटिंग देखी, और जो कॉपर के कॉइन्स थे उस पे उसने ग्रीन कलर की कोटिंग पूछी। क्या फिनोमेना है बताओ? तो कोरोजन का फिनोमेना है, सिंपल है भाई, कोरोजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आसपास के एटमॉस्फेयर में वो बच्चा जिस जगह पर रह रहा है वहां पर हो सकता है कि आसपास के एटमॉस्फेयर में H2S गैस हो, और सिल्वर क्या है, सिल्वर इसी H2S के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर की कोटिंग बना देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे सिल्वर की ये जो चम्मच हैं उन पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H2S गैस इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं कॉपर कॉइन की। तो ये देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सब कोई जानता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरा का पूरा कॉपर का बना हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद ये ग्रीन कलर का हो गया, कुछ इस रंग का हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, इसका भी कोरोजन हुआ। क्या हुआ? कोरोजन।
इसका भी कोरोजन हो गया, ठीक है, और कोरोड होकर ये इसका जो आपको रेडिश ब्राउन कलर दिख रहा है ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। अब रिएक्शन देख लेते हैं भाई। पहले तो आप ये इसकी डेफिनेशन पढ़ लो कि पहले तो फिनोमेना कोरोजन है, ये तो क्लियर है। और ब्लैक कोटिंग सिल्वर की जो है वो सिल्वर सल्फाइड के फॉर्म होने की वजह से है। हमने आपको बताया अभी कि जो सिल्वर है वो H2S से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। ये जो सिल्वर सल्फाइड है इसी की ब्लैक कलर की कोटिंग आपको देखने को मिलती है। और रही बात ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आयंस, सॉरी कॉपर कॉइन्स, इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म कैसे फॉर्म हो रहा है। देखो कॉपर जो है एटमॉस्फेयर में, इसके एटमॉस्फेयर में आप ये बताओ कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी ही, ऑक्सीजन होगी ही, वाटर होगा ही, इन तीनों की प्रेजेंस में ये बना लेता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसका कलर जो है वो ग्रीन होता है। यही चीज इस बच्चे के कॉपर के कॉइन के साथ भी हुई। इसका कॉपर का कॉइन जो था वो ग्रीन कलर की कोटिंग कर लेता है। क्लियर है? ये और भी कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो कि कैसे अच्छा हाँ, जो सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग टार्निश सिल्वर कहते हैं। और यहाँ पे भी आप गौतम बुद्धा की एक कॉपर की मूर्ति देख रहे हो जो कि जिसपे की ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अ पर्सन इज टेकिंग द इंसुलिन इंजेक्शन एवरी डे, ठीक है। बताना है कि उसको कौन सा डिजीज हो सकता है और उस हार्मोन का भी नाम बताना है जिसके इम्बैलेंस से उसे ये डिजीज हुआ है, ठीक है। और बोलना है और ये भी बताना है कि जो पर्सन इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है उसकी लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस आएंगे, उसकी डाइट में किस तरीके के चेंजेस उसको लाने पड़ेंगे अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। तो अब कोई इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि इंसुलिन का इंजेक्शन कोई कोल्ड ड्रिंक है और वो लिए जा रहा है भाई, उसको कोई बीमारी है तभी वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर बात। अब देखो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर कोई पर्सन ले रहा है देन डेफिनेटली उसको जो डिजीज है वो डायबिटीज है। आपको पता है डायबिटीज दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पर जो ये महाशय हैं ये डायबिटीज मेलाइटस से पीड़ित हैं, डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहे हैं ये, ठीक है। इसको डायबिटीज टाइप 2 डायबिटिक डिजीज कहते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो एडीएच हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन। और हार्मोन के हालांकि यहाँ पर जो बैलेंस है इंसुलिन जो है वही यहाँ पर इम्बैलेंस कॉज करता है क्योंकि इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो कम हो गया तो ब्लड शुगर लेवल मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन का लेवल अगर कम हो गया तो कभी भी अचानक से शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है वो चेंज हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। और ब्लड में अगर शुगर जो है वो ज्यादा हो गया तो ब्लड हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो सकता है, विस्कस हो सकता है जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होगी और हार्ट अटैक आ सकता है। क्लियर है बात। रही बात डायबिटीज की तो डायबिटीज इज अ मेटाबॉलिक डिजीज एंड कैन बी कंट्रोल्ड विद अ बैलेंस्ड डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तो बैलेंस डाइट लो, रेगुलर एक्सरसाइज लो, और ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं है, हर किसी के लिए है। बैलेंस डाइट लो, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करो, कुछ तो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करो, कोई डिजीज नहीं होने वाला है। क्लियर है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कोई डायबिटिक पेशेंट का जो पैंक्रियाज होगा, पैंक्रियाज से ही सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, तो पैंक्रियाज एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, सोफे पे लेटा हुआ है एक डायबिटिक पेशेंट का पैंक्रियाज, और कह रहा है आई एम नॉट इल, माई पैंक्रियाज इज जस्ट लेजी। ये डायबिटिक पेशेंट कह रहा है कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, बस मेरा जो पैंक्रियाज है वो चिल मार रहा है अंदर बैठ के, ठीक है, ही इज जस्ट लेजी। आगे बढ़ेंगे। सो ये डायबिटिक डाइट चार्ट है, इस तरीके की डाइट जो है वो दी जाती है डायबिटिक पेशेंट को, या किसी भी एक इवन एक हेल्दी पर्सन है उसको भी ऐसी डाइट लेनी चाहिए। डायबिटिक डाइट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डायबिटिक डाइट में शुगर का लेवल को कम रखा जाता है, बैलेंस डाइट की बात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैन अ फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनॉइड स्टे इन एनी डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंड कर दो आप एक सोलेनॉइड को तो किसी भी डायरेक्शन में वो घूमता रहेगा, क्या ऐसा है? आंसर को अपने जस्टिफाई करना है और ये भी बताना है व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड, एक्सप्लेन।
तो है तो क्वेश्चन सिंपल सा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बस। देखो होता क्या है कि जब आप एक सोलेनॉइड को कन्वर्ट कर देते हो या कनेक्ट करते हो, सॉरी कन्वर्ट नहीं, कनेक्ट करते हो एक सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड इज ए कॉइल्ड वायर होती है, और ऐसी कॉइल्ड वायर को जब आप कनेक्ट करते हो एक बैटरी से, तो ये पूरी की पूरी कॉइल्ड वायर बिहेव करने लग जाती है एज अ बार मैग्नेट। बात समझना मेरी, एज अ बार मैग्नेट ये बिहेव करने लग जाएगी, और बार मैग्नेट के अपने पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर ये एक बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसके भी अपने पोल्स होंगे, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। तो जब आप ऐसे किसी सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करोगे, अब मुझे ये बताओ, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में रहता है क्या? नहीं ना, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। तो अगर ये आपका एक बार मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रहा है बैटरी से कनेक्ट करने के बाद, तो ऑब्वियसली ये भी नॉर्थ साउथ वाली पोजीशन में ही रहेगा। और अगर आपने करंट को रिवर्स कर दिया, मतलब रेड वाली तार को आपने यहां से इससे जोड़ दिया और ब्लू वाली को आपने इससे जोड़ दिया, तो होगा क्या भाई, इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो आंसर आपका यही होगा दैट नो। तो नो किसके लिए कह रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर है कि क्या वो एकदम एक किसी भी डायरेक्शन में रहेगा, तो जवाब है नहीं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं रहेगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड fall freely stay in north south direction because it behaves as a bar magnet. Simple. And when current flow through a solenoid is reversed, then its direction is also reversed. Simple है, क्लियर है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना भाई, सब 3 नंबर का है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना इसको, बस मिल जाएंगे नंबर। मेन चीज तो आपने बताई दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। कह रहा है कि फॉलोइंग रिएक्शन में ये बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन में जा रहा है, कौन सा रिडक्शन में जा रहा है। मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन कौन कर रहा है, किसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है बताओ? यहाँ पे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इधर जाकर H2O में कन्वर्ट हो गया, तो इसी का तो ऑक्सीडेशन हुआ, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिसका ऑक्सीजन निकलता है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। सिंपल है। तो यहां से यहां तक जाने में कॉपर जो है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की बात, कॉपर ऑक्साइड का जब जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, देन अगेन वही चीज हो रही है, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकल रहा है तो कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और जिंक से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसी का एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना है आपको, रिडक्शन का इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये एक इमेज लगाई, आप ध्यान से इसको देखो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अच्छे से कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट की जा रही है, वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बर्न हो रही है। ये जरूरी है ताकि इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस का जो फ्लो है वो बना रहे कंटिन्यूअसली। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पर ये जो भरा हुआ है ब्लैक कलर का, ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का ही होता है, उसका पाउडर जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। और अब इसे हीट करेंगे। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और करेंगे इसे हीट। जब इसे हीट करते हैं तो देखो क्या होता है, ये है, जब इसे हीट कर दिया तो आप देख सकते हो कि कैसे ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है अपने रेडिश ब्राउन कलर के कॉपर में। यही तो हुआ। तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड था वो ऑक्सीडाइज हो गया, सॉरी कॉपर ऑक्साइड जो था वो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन उससे निकल गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो कैसे कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे कॉपर ऑक्साइड और जिंक का जो मिक्सचर होता है उसको जब हीट करते हैं तो बर्न होने लगता है। ठीक है, यही चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है कि जिंक का कॉपर ऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर मिलता है और ये बर्न करने लगता है। तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन यहाँ पर होता है जब इसको बर्न करते हैं तो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो हमने आपको बताई आप देख सकते हो, पढ़ लेना है इसको वीडियो को पॉज करके। कह रहा है कि कॉपर हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ पर है कि कॉपर
copper has gained 2 electron and zinc atom has lost 2 electrons, so copper has been reduced and zinc has been oxidized। ये बात है, सिंपल सी चीज़ है। हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ था, यहाँ पर जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यही है कि मेटलर्जी जो कि आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है, उसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि मेटलर्जी में एक स्टेज होती है जिसमें मेटल को रिड्यूस किया जाता है। ऑक्सीडाइज मेटल को, पहले मेटल को ऑक्सीडाइज किया जाता है, देन फिर रिड्यूस किया जाता है। तो रिड्यूस के रिडक्शन के प्रोसेस में इस चीज को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ओके, सो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग एंड हाउ कैन दिस टेक्निक बी यूज्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ और पार्ट है, और हाउ इज वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये तो आपने बहुत पहले से ऐसे क्वेश्चन देखते रहे हो। वाटर हार्वेस्टिंग कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, पहले भी आपने कई बार वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा है, जाना है, सुना है, समझा है। आप अपने मन से भी बातें कई सारी लिख सकते हो, लेकिन पढ़ लेना अच्छी चीज़ है और हमें अप्लाई भी करनी चाहिए। इमेज में यहाँ पर हम लोग देखेंगे चीज़ें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में क्लियरली दिख रहा है कि जितना भी रेन वाटर है वो सब का सब वाटर हार्वेस्ट किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, बहने नहीं दिया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये रेन आ रही है और रेन का जो वाटर है वो ये पाइपलाइन से होता हुआ, सेम चीज इधर भी हो रही है, यहाँ से भी वाटर जो है वो पाइपलाइन से होता हुआ इस रिजर्वॉयर के अंदर आकर गिर रहा है। ठीक है, क्लियर सी चीज है, इस रिजर्वॉयर के अंदर वाटर जो है वो आकर गिर रहा है। और भी जो पानी है, अब देखो इस पानी को, ये जो रिजर्वॉयर के अंदर पानी हमारा गिर रहा है, ये पानी हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट भाई अपनी कार साफ करने में, ठीक है, या गाड़ी साफ करने में, कपड़ों को साफ करने में। चलो मान लिया कपड़ों नहीं साफ करना चाहते हो, फिर भी अपने गार्डन में एटलीस्ट पानी करने के लिए तो इन चीजों को यूज किया जा सकता है ना, इस पानी को यूज किया जाता है। एक और बात अच्छे से आपको समझनी है कि इस रिजर्वॉयर के अंदर हमें पानी को रोक कर नहीं रखना है, हमें इस रिजर्वॉयर को कुछ इस तरीके से बनाना है कि पानी यहाँ से डिफ्यूज होता जाए सॉइल में, और जितना अच्छे से पानी डिफ्यूज होता जाएगा सॉइल में, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ठीक है, यही तो होता था पहले के समय में भी, गांव देहात में अभी भी होता है, हालांकि कम है लेकिन होता अभी भी है कि कहीं लेक होती है, तालाब होते हैं। ठीक है, और ये तालाब और जो ये तालाब और जो लेक है ये बरसात के समय में फिल हो जाते हैं, और पूरी गर्मी के समय ये इसमें पानी भले ही कम हो जाए लेकिन रहता है पानी, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज रहता है। और यही वजह है कि कुओं में तब पानी रहता था, अब कुओं में पानी नहीं मिलता है। अब आप बोरवेल कराओगे, बोरिंग कराओगे तभी आपको पानी मिलेगा, कुओं में पानी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बोरवेल हो गई हैं। पानी जो तालाब थे उनको पाट पाट के हम लोगों ने घर बना लिए हैं, और अब हमें इन सारी चीजों के ऊपर, इन सारी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, तो कोई खराब चीज नहीं है, वो भी जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो भी जरूरी था, ये भी जरूरी है। जो चीजें जरूरी है वो करते रहना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल वाटर हार्वेस्टिंग। कहानी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। वाटर हार्वेस्टिंग रिफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस एंड स्टेप दैट आर टेकन फॉर साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हेल्प करती है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, हमने आपको बताया। और हाँ, यहाँ पे हमने आपको अभी बताया भी कि पर्पस जो है वो होल्ड करना नहीं है रेन वाटर को ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट टू मेक रेन वाटर percolate अंडर द ग्राउंड सो एज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। अगली बात है कि ये इट रिड्यूसेस द स्टॉर्म वाटर। हाँ, ये भी है कि भाई बरसात का पानी जो है अगर तेजी से नाली में बह जाएगा तो जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं वहां का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन फिर उन्हें अपना ट्रीटेड सीवेज को जबरदस्ती, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि कैपेसिटी इतनी नहीं है, उनको वो चीज बहानी पड़ेगी, और बह के कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, और नदियों को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। अल्टीमेटली वही पोल्यूशन हमारे पास वापस आएगा। ठीक है, कोई बच नहीं सकता है, सब कुछ साइकिल में चलता है। ठीक है, जो आप करोगे आपके सामने ही आएगा आगे चलकर, चाहे वो लाइफ हो और चाहे वो वाटर हो। क्लियर है, पढ़ लेना इसको, सिंपल सी चीज है। हाँ, रही बात वाइल्ड लाइफ की, तो क्वेश्चन था कि हाँ व्हाट इज वाइल्ड लाइफ एंड हाउ इज वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं, और ये सारे के सारे एनिमल्स ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड हैं, और इन सब का नंबर डिक्रीज हो रहा है हमारे जंगलों में। शेरों का नंबर भी डिक्रीज हो रहा है,
चीता, बाघ, राइनोसरॉस तो रेड डाटा बुक में आ गया है, ठीक है, जीब्रा हो गए, एलिफेंट हो गए, ये सब हिरन हो गए, ये सब का नंबर जो है वो हमारे इकोलॉजी में, इकोसिस्टम से डिक्रीज होता चला जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा चाहे लॉन्ग रन में चाहे शॉर्ट रन में, इम्पैक्ट इसका हम सब पर पड़ने वाला है। लोकस्ट अटैक अगर होता है तो उस लोकस्ट अटैक के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो, क्यों हुआ होगा लोकस्ट अटैक, इतनी ज्यादा लोकस्ट कहां से आ गई, बर्ड्स ही नहीं है उनको खाने के लिए, बर्ड्स तो कम होती चली जा रही हैं, अब बर्ड्स होंगी तो वो लोकस्ट को खाती रहेंगी, और खाती रहेंगी तो उनका नंबर मेंटेन रहेगा, ये इतने झुंड में नहीं आएंगी, और वही हो रहा है, इकोलॉजी को आपने डिस्टर्ब किया, लोकस्ट का नंबर इंक्रीज होने लगा, और जब हमारे खेत जो है वो साफ हो जाते हैं तो हम लोग हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। क्लियर है? वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है कि वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ऑल दोज नेचुरली अकरिंग एनिमल्स, प्लांट एंड देयर स्पीशीज विच आर नॉट कल्टिवेटेड एंड डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड। अब देखो एक बात बताओ कि आप लायन को आप टेम कर लोगे, ठीक है, लायन को आप क्या अपने घर में रखोगे? नहीं ना, ये जंगल में रहने के लिए ही बने हैं, ठीक है, इनको ऐसा नहीं कि हम कंजर्व करके पिंजरे के अंदर सेव करके रखेंगे, नहीं हम तो बचा रहे हैं, हम इन्हें कंजर्व कर रहे हैं, इनको कंजर्व करने के लिए आपको इन्हें नहीं, इनकी हैबिटेट को कंजर्व करना पड़ेगा, विच इज फॉरेस्ट, ठीक है। अगर कोई कोई मेडिसिनल प्लांट आपको हिमालयन रेंज पर मिल रहा है, अरावली रेंज पर मिल रहा है, तो उसको हम लोग घर में नहीं उगा सकते, और अगर मान लो उगा भी लोगे तो कितना उगा लोगे बताओ, ठीक है, वहां पर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अपनी बहुत बड़े लेवल पे वो ग्रो हो रहा है, उसको वहीं पर कंजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अब वाइल्ड लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी देख लेते हैं। बिकॉज इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस इन द नेचर। आपने फूड वेब पढ़ा है, आप फूड वेब, अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, फूड वेब में से बीच के कुछ किसी भी दो एनिमल को गायब कर दो, और फिर देखो कितना तेजी से आपकी जो पूरी फूड वेब है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। It also maintains the forest by facilitating growth of plants in the different places by dispersing seeds. Seed का dispersal होगा, जंगल का एरिया बढ़ेगा, and they provide great aesthetic value for human beings as they are a symbol of national pride and represent the cultural heritage. वाइल्ड लाइफ जो है वो एनहांस करती है नेचुरल ब्यूटी ऑफ द अर्थ को, एक कंट्री रिप्रेजेंट कर सकती है कि हम कार्बन नेगेटिव, भूटान रिप्रेजेंट करता है पूरी पूरी दुनिया में कि यस वी आर कार्बन नेगेटिव कंट्री, ठीक है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करके रखा है। साइंटिस्ट हैव गेन्ड नॉलेज बाय स्टडीइंग वाइल्ड लाइफ, एंड कई सारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने नॉलेज गेन करी है इन्हीं वाइल्ड लाइफ के जरिए, मेडिसिन कई सारी डिस्कवर हुई है, ठीक है, फिर उनके एनालॉग बनते हैं मेडिसिन के, ठीक है, सिंथेटिक एनालॉग, और वो यूज किए जाते हैं हम लोग के जरिए, तो जब कुछ होगा उसी की तो कॉपी, एनालॉग मतलब कॉपी बनाना, ठीक है, तो अब अगर मुझे इस पेन का कॉपी करना है तो ये पेन मेरे पास होनी चाहिए ना, इसी को देखकर तो इसकी कॉपी बना पाएंगे, धीरे धीरे ये पेन ही अगर गायब हो गई पेन, तो कहाँ से इसकी कॉपी बनाएंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यही है पूरी कहानी। हर एक कंट्री को अपने वाइल्ड लाइफ और अपने फॉरेस्ट को एज अ नेशनल ट्रेजरी देखना चाहिए, सिर्फ एक रिसोर्स नहीं देखना चाहिए, इट शुड बी एज अ नेशनल, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ नेशनल ट्रेजरी, जैसे पैसा हम लोग संभाल के रखते हैं, ठीक है, वैसे ही हमें जंगलों को भी संभाल के रखना चाहिए, यही बात है, ठीक है। सो सेक्शन सी जो इसका लास्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेगा, ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुरुकुल क्लासेस, प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।